हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने धातुओं और अधातुओं की बात इस चैप्टर में की कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। ओके, एक बार क्विक रिवीजन के साथ चलते हैं आगे कुछ नए टॉपिक्स। ओके, हमने कहा मटेरियल्स, जो भी वस्तुएं आपकी किसी चीज से मिलकर बनी होंगी वो मटेरियल्स है। ठीक है, मैटर आप पदार्थ आपका क्या हो जाएगा? जो वस्तु स्थान घेरेगी जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, वो आपका पदार्थ हो जाता है। ओके, मटेरियल्स को आपने, एलिमेंट्स को आपने दो तरह से क्लासिफाई किया। आपने कहा कि कुछ तो आपके धातुएं होंगी और कुछ क्या होंगी, अधातुएं। अब आपकी वो धातुएं क्या होती हैं जिनमें अपनी शाइन होगी, ठीक है, जो मैलिएबल होंगे, आघात वर्ध होंगे, जिनमें डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, वो सारे क्या होंगे, आपके मेटल्स होंगे, जिनमें हार्डनेस होगी यानी कठोरता होगी। ओके, इसमें आपने एक्सेप्शनल केस भी पढ़ा कि जो आपका सोडियम पोटेशियम होता है वो किसमें आता है, आपका सॉफ्ट धातुओं में आता है या कोमल धातुओं में आता है। ओके, सोनोरस आपने बताया कि जो आपकी धातुएं होती हैं उनमें एक अलग तरह की ध्वनि पाई जाती है या ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, सोनोरस कहा जाता है। दूसरा क्या कहा आप लोगों ने कि जो धातुएं होती हैं वो सुचालक होती हैं विद्युत और ऊष्मा की। ओके, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो जो आपके मेटल्स होते हैं उनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो सामान्य रूप से ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन मरकरी का एग्जांपल आप देखते हैं जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है सामान्यतः पर। वहीं पर आपने कहा कि जो धातुएं होती हैं वो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और आपने एग्जाम्पल देखे धातुओं को, क्या गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम, मरकरी, कॉपर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं धातुओं के। ओके, इसके बाद अधातुओं की बात करते हैं तो जितने प्रॉपर्टीज, गुण आपने धातुओं में देखे वो सब अधातुओं में क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। ओके, तो यानी जितनी धातुएं, हमने क्या कहा कि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, वहीं जो आपकी अधातुएं होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, पुअर कंडक्टर्स हो जाएंगी। ओके, और साथ ही क्या कहेंगे कि ये मैलिएबल नहीं होंगी, यानी आघात वर्धता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। ओके, नॉन सोनोरस हमने कहा यानी ये किसी भी तरह की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ रिंगिंग साउंड। किसी भी प्रकार की ध्वनि ये उत्पन्न नहीं करते। ध्वनि उत्पन्न करेंगे लेकिन रिंगिंग साउंड जिसे हम बोलते हैं, जैसे घंटियां बजती है ना, वो मेटल्स की बनी होती है, तो कुछ अलग प्रकार की ध्वनि होती है। ठीक है, और हमने क्या बोल दिया, नॉन सोनोरस बता दिया, नॉन मैलिएबल बता दिया, साथ ही पुअर कंडक्टर बता दिया या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन लस्ट्रस हमने कहा यानी ये कैसे होंगे, डल होंगे अपीयरेंस में या चमकदार होंगे। फिजिकल स्टेट की बात की तो फिजिकल स्टेट कैसी होती है इनकी, सॉलिड और गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन यहाँ पर एग्जाम्पल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी आपका द्रव अवस्था में पाया जाए। ओके, तो इतना हमने किसमें पढ़ा था, नॉन मेटल्स यानी अधातुओं के भौतिक गुणों में पढ़ा था। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं अगर, तो आपकी जो अधातुएं होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं यानी अधातुएं हैं। और आप क्या कहेंगे, जितनी भी गैसेज आपकी होती हैं वो जनरली क्या है, सारी गैसेज आपकी किस में आएंगी, अधातुओं में आएंगी। ओके, तो यहाँ तक हमने भौतिक जो गुण थे वो पढ़ लिए थे, किसके, अधातुओं के और धातुओं के। साथ ही हमने क्या पढ़ा, इसमें कार्बन का हमने एक एक्स्ट्रा नोट पढ़ा था कार्बन के बारे में कि कार्बन आपका क्या है, एक अधातु है और इसकी अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती हैं या यह अलग अलग रूपों में पाया जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है, कार्बन का अपर रूप कहा जाता है या एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ग्रेफाइट की बात की थी और डायमंड की बात की थी। ओके, हमने कहा था कि ग्रेफाइट जो होता है, जब आपको पूछा जाएगा कि कौन सी अधातु ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या होगा,
गुड कंडक्टर होगा, ठीक है, यानी सुचालक होगा किसका, विद्युत और ऊष्मा का। कौन सी अधातु कह रहे हैं, तब आप क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं कि कार्बन क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो कार्बन का कौन सा रूप, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का सुचालक होता है। और वहीं जब आप बात करते हैं कोल की यानी कोयले की, वो भी कार्बन का एक रूप है, वो क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ओके, और वहीं पर जब आप हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कार्बन की एक फॉर्म हो जाती है जो कि क्या है, डायमंड है। ओके, और जब आप नॉन मैलिएबल बोलते हैं कि अधातु आपकी क्या होती है, अघातवर्धक नहीं होती हैं, तो वहां पर आप किसका एग्जाम्पल देते हैं, डायमंड का भी एग्जाम्पल देते हैं कि डायमंड पे में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता, यानी अगर उसको पीटा जाएगा तो उसका पाउडरी मास में कन्वर्जन नहीं होगा, या उसका चूरा नहीं होगा, या वो टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो कठोरतम सब्सटेंसेस में आता है। ओके, तो इतनी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ ली थी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ ली थी। यहाँ पर हमने डिफरेंसेस देखे थे मेटल्स और नॉन मेटल में उनके भौतिक गुणों के आधार पर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, यानी धातुओं की हमने रासायनिक गुण देखे थे, जिसमें हमने ऑक्सीजन के साथ मेटल की अभिक्रिया करवाई थी। और हमने क्या कहा था कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनता है, और ये धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। वहीं हमने बोला कि इस क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड की रिएक्शन अगर किसी एसिड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, या लवण और जल मिलेगा। ओके, देन हमने कहा कि कुछ तो ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ क्षारीय प्रकृति नहीं बल्कि क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। तो जिनमें सिर्फ अम्लीय प्रकृति है या सिर्फ क्षारीय प्रकृति है, बल्कि दोनों पाई जा रही हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति उसमें पाई जा रही हैं, तो आप उसको किसी के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। यानी दोनों प्रकृति का पाया जाना, तो साथ में आप उसकी अभिक्रिया अगर क्षार से कराएंगे तब भी वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, और अगर आप उसकी अभिक्रिया क्षार से या अम्ल से किसी से भी कराते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्यों, क्योंकि वो उदासीनीकरण अभिक्रिया वहां पर हो रही है। तो हमने क्या बोला कि धातु ऑक्साइड आपके ज्यादातर क्षारीय होंगे, लेकिन जब आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं धातुओं के जो कि क्षारीय और अम्लीय प्रकृति दोनों में पाए जाते हैं, तो उनके दोनों में पाए जाने के कारण वो अम्ल और क्षार किसी से भी अभिक्रिया करके लवण और जल बना सकते हैं। और ऐसे ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कुछ और एग्जाम्पल्स देखे थे किसके, आपके मेटल्स के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही थी, और आपने बोला कि जो ये ऑक्साइड है किसका, मेटल का, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। हमने क्या बोला कि कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे, जिसमें हमने एल्यूमिनियम और जिंक को लिया था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होगा, वो क्षारीय प्रकृति भी दिखाएगा और अम्लीय प्रकृति भी दिखाएगा। तो अगर आप उसकी अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं, यहाँ पर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, तो उससे अभिक्रिया करने पर भी वो लवण और जल बनाएगा, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया दे रहा है। और उसी Al2O3 यानी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप किसी क्षार से करा रहे हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने यहाँ पे लिया है, तब भी आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है, यानी यहाँ पर भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, ऑक्साइड है, वो कैसा है, एम्फोटेरिक है नेचर में। ओके, sodium aluminate, most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. Okay, क्या बता रहे हैं, सोडियम का और पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके एल्कलीज बनाते हैं, यानी बेस क्षारीय कोई सोल्यूशन बनेगा। ओके, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। देन आज हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे अपना नया जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, वो देखेंगे, जहां पर आप बात करेंगे कि कोई भी मेटल जब पानी के संपर्क में आएगा तो वो किस तरह से अभिक्रिया करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ओके, क्या होता है जब आपका मेटल वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, पानी के साथ। ओके, मेटल्स रिएक्ट विद
water and produce a metal oxide and hydrogen gas. ओके, तो यहाँ पर जब आपका मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल का ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। देन क्या निकाले, और साथ में क्या निकालता है आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, सारे मेटल्स ऐसे नहीं होते हैं कि पानी के साथ जब आप अभिक्रिया की बात करते हैं तो सभी मेटल पानी के साथ सक्रिय नहीं होते। सक्रिय नहीं होने का मतलब क्या है कि वो एकदम से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल ऐसे होते हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, और वो क्या बता रहे हैं कि जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो या तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और अगर उस मेटल ऑक्साइड को पुनः वाटर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स बनते हैं। ओके, metal like potassium and sodium are react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catch fire. ओके, तो क्या होता है, जब आप एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ रहे थे, जब आप मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपने क्या पढ़ा था कि जो सोडियम और पोटेशियम आपकी धातुएं होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, जिसके कारण कि क्या होता है, उनको केरोसिन वगैरह में स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पानी के संपर्क में आने पर, हवा के संपर्क में आने पर क्या करती हैं, आग पकड़ लेती है। तो आग पकड़ने का मतलब क्या है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, हीट ऊष्मा एकदम से ज्यादा से प्रोड्यूस हो रही है जब वो पानी के कांटेक्ट में आ रही हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और पानी के संपर्क में आने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वहां पर, और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां पर आप बोलते हैं कि वो एकदम से आग पकड़ लेता है। ओके, और इसकी रिएक्शन है 2K, यहाँ पर पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, H2O 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ में आपकी H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, देन सोडियम के लिए भी 2Na+2H2, सोडियम आपका हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। यही हमने पढ़ा कि जब मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे या फिर आपका क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और जनरल रिएक्शन में आप यही कहते हैं कि मेटल आपका जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O के साथ, तो आपका क्या बनता है, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड बनेंगे और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो मेनली जो आपको पूछा जाएगा, जब आपको पूछा जाता है कि वाटर के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है या कौन सी गैस निकलती है, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या बताया गया। सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब वो पानी के संपर्क में आते हैं तो पानी के संपर्क में आने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बहुत सारी हीट एनर्जी के साथ, जो कि इमीडिएटली क्या कर लेती है, कैचेस फायर, यानी आग पकड़ लेती है। इसी वजह से उनको किसी अन्य उसमें स्टोर करके रखा जाता है, जैसे केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं पोटेशियम को। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे, देन फिर हम आगे चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आपको होपफुली ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने क्या कहा कि मेटल आपका, धातु आपका जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, या फिर क्या बनाएगा, जो आपके धातु ऑक्साइड्स क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे, तो वो क्या बना देंगे, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड्स बना देंगे, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस। आप पहले ही बता रहे कि इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर आपने सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल भी देख लिया है, जो कि आप क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील धातुओं में आते हैं। ओके, देन द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। ठीक है, वहीं किसकी बात कर रहे हैं,
कि जैसे आपने कहा कि सोडियम पोटेशियम वायलेंट होते हैं, यानी उस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसमें ऊर्जा निकल रही है। वहीं पर आप क्या कह रहे हैं कि जैसे कैल्शियम है तो ये कैसी होती है, लेस वायलेंट होती है, यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी नहीं निकलती है। ओके, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, यानी अब अगर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, यानी अगर कैल्शियम को पानी के साथ मिलाया जाता है तो उस केस में क्या होगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो धातु है एक, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो लेस वायलेंट है, ठीक है। लेस वायलेंट होने का मतलब क्या है कि एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होगी लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगी, इतनी सफिशिएंट मात्रा उसकी नहीं होगी कि वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या कर सके, आग पकड़ सके। ओके, calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal। तो आप क्या देखते हो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है, यानी कैल्शियम में वाटर को मिलाया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं सरफेस से ऊपर। तो वो क्या होता है आपका, वो हाइड्रोजन गैस जो कुछ मात्रा में वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है या कुछ मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस है उसको फ्लोट होने के लिए क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो कितनी चीजें आपको समझ में आई, 2 पॉइंट समझ में आए कि एक, जब हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने क्या बोला, सोडियम पोटेशियम, इन दोनों धातुओं की बात की आपने, ये हाईली रिएक्टिव है और इनकी रिएक्शन जब पानी के साथ होगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण की क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ लेगी। ओके, दूसरा केस आपने कहा कि कैल्शियम लेस वायलेंट होता है, या वहां पर इतनी मात्रा में सफिशिएंट मात्रा में क्या नहीं होता, आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती कि वहां पर हाइड्रोजन गैस आग पकड़ सके, लेकिन कुछ मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसके कारण जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं और वो सरफेस पे फ्लोट होने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, कैल्शियम किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन दे रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना रहा है। जैसे हमने पहले बोला कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स बनेंगे, ऑक्साइड्स बनने पर अगर वो धातु क्या है पानी में, उस धातु के ऑक्साइड्स पानी में क्या है, घुलनशील है। जैसे हम बोल रहे हैं कैल्शियम और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम का जो ऑक्साइड होगा अगर वो पानी में घुलनशील है तो वो आगे क्या बनाएगा, कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ओके, देन नेक्स्ट है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। तो क्या हमने पहले क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सारी धातुएं ऐसी नहीं होती हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करें, ठीक है, कुछ ही धातु ऐसी होती हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, वहीं पर कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, ठंडे पानी में तो अभिक्रिया नहीं देती हैं, लेकिन अगर पानी को गर्म किया जाता है तो वो क्या करती हैं, वहां पर अभिक्रिया करती हैं या उसके साथ किसी न किसी तरह से रिएक्ट करेंगी। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है मैग्नीशियम का कि मैग्नीशियम आपका ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया तो नहीं करेगा, लेकिन जब पानी को गर्म किया जाएगा तो वो मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा, इन दोनों एग्जाम्पल को आप जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आ गई होगी, केमिकल रासायनिक गुण की बात हम कर रहे थे किसकी, धातुओं की, और जिसमें हमने एक पढ़ लिया था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होगी, और दूसरा आज हमने पढ़ा कि जल के साथ धातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। ओके, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं कि पानी के साथ धातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया कर रही है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड वाटर, कोल्ड और हॉट वाटर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं हैं जो कि
ठंडे या गर्म किसी भी प्रकार के पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, क्या कह रहे हैं कि ठंडे और गर्म पानी के साथ तो ये अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उसी पानी से स्टीम बन रही है, भाप बन रही है, तो उसके साथ ये अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, और साथ में आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि स्टीम भी क्या है आपका H2O ही तो है, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। पहले वो लिक्विड स्टेट में था जब आप कोल्ड और हॉट वाटर की बात कर रहे थे, और यहाँ पर वो क्या है, वेपर में यानी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या कहा हमने कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर रही हैं, कुछ क्या है जो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कर रही हैं। वहीं पर ये धातुएं जिसमें हमने आयरन को रखा, एल्यूमिनियम को रखा, जिंक को रखा, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, स्टीम के साथ यानी वेपर के साथ अभिक्रिया कर रही है, और क्या बना रही है, हाइड्रोजन गैस तो आपकी निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपकी, एल्यूमिनियम वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, साथ में आपकी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वहीं पर आयरन आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर का मतलब समझ रहे हैं, स्टीम की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ठंडे या गर्म पानी की बात नहीं की जा रही। क्या है ये, H2O आपका स्टीम है यहाँ पर। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आयरन के ऑक्साइड्स बना रहे हैं, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all। इसीलिए क्या, जब जैसे गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है, सिल्वर की ज्वेलरी पहनी जाती है, क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या हम बोलते हैं कि उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, वो इजीली रिएक्ट नहीं करते किसी से। ओके, तो इसीलिए वो एनवायरनमेंट में अपनी स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से पानी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, ना ठंडे पानी से, ना गर्म पानी से, और ना ही किससे, आपकी स्टीम से। ओके, तो इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए। कितनी चीजें समझ में आ गई, कुछ आपके क्या हैं, धातुएं जो ठंडे पानी से अभिक्रिया कर रही हैं, कुछ क्या है जो सिर्फ गर्म पानी से अभिक्रिया कर रही है, कुछ ठंडे गर्म दोनों से भी अभिक्रिया नहीं कर रही है, स्टीम से अभिक्रिया कर रही है, और लास्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा कि जहां पर आपकी लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं हैं जो क्या करती हैं, किसी भी प्रकार से पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, जल से, वाटर से अभिक्रिया नहीं कर रही हैं। और जो जल के किसी भी रूप से, ठंडा हो, गर्म हो या स्टीम हो, उनसे अभिक्रिया करने पर उत्पाद आपका क्या होगा, या तो ऑक्साइड्स होंगे, हाइड्रो ऑक्साइड होंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस अवश्य निकलेगी। ओके, उत्पाद आपका सेम रहेगा, पानी चाहे गर्म हो, ठंडा हो या स्टीम के रूप में। ओके, तो होपफुली आपको ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस एग्जाम्पल को आप और इन दोनों पॉइंट्स को आप जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो बच्चों ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, हाउ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, यानी पानी के साथ जो धातुएं होती हैं वो किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, यानी जब आपकी धातुएं किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तब क्या होगा। ये आपने किस केस में पढ़ा था, जब आप अम्ल की प्रॉपर्टीज या अम्ल की गुणों की बात कर रहे थे, इससे पिछले वाले चैप्टर में। ओके, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही हम पढ़ रहे थे कि जितनी आपकी धातुएं होंगी वो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, एक तो आपका कोई सॉल्ट बनेगा, ठीक है, लवण बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, जैसे आपने कहा, पढ़ा था कि जो आपका जिंक होता है वो अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा था, आपका ZnCl2 बन रहा था, और साथ में ही क्या निकल रही थी, H2 गैस निकल रही थी। ठीक है, यही हो रहा था। जिंक क्लोराइड ये आपका सॉल्ट हो गया, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। तो यानी जब भी आपकी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो धातु और अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा, एक तो धातु का कोई सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्रोड्यूस होगी या इवॉल्व होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखें।
हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर आप नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल पढ़ते हैं कि नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो वहां पर क्या नहीं होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, it oxidize the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस जो है आपकी, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है। किसकी फॉर्म में ऑक्सीडाइज का मतलब H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, O2 का संयोग पढ़ते हैं, आप हाइड्रोजन का वियोग पढ़ते हैं, यही होता है। तो H2 ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, वाटर के फॉर्म में। ठीक है, और जो आपका नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं, N2O, NO और NO। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। क्या कह रहे हैं, यहाँ हमने पढ़ा कि जितनी धातुएं हैं आपकी वो क्या कर रही हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सॉल्ट बना रही है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है। एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अम्ल से जब अभिक्रिया होगी। वहीं पर हमने क्या बोला कि जब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की बात होगी तो नाइट्रिक एसिड आपका मेटल से, किसी धातु से अभिक्रिया करने पर क्या नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्यों, क्योंकि HNO3 वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और H2 जो आपकी है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है किसमें, H2O की फॉर्म में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वहां पर बन रहे हैं। लेकिन इसी HNO3 में हम कह रहे हैं कि जब ये मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है, तो इस केस में अगर डाइल्यूट HNO3 भी आप डालते हैं तो किसी न किसी मात्रा में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो। ओके, तो HNO3 हाइड्रोजन गैस नहीं कर रहा है इवॉल्व, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करने पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। ओके, तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो धातुएं हैं वो एसिड के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेंगे। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो बच्चों आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा, पानी के साथ, जल के साथ, वाटर के साथ हमने किसकी अभिक्रिया देखी, धातु यानी मेटल की अभिक्रिया देखी, जहां पर हमने क्या बोला, या तो मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे और अगर वो क्या होंगे, घुलनशील होंगे पानी में, तो क्या बनाएंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, और साथ ही आपकी क्या निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। ओके, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, धातु की अभिक्रिया पढ़ी किसके साथ, अम्ल के साथ, कि अम्ल के संपर्क में आने पर धातु किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। वहां पर हमने क्या बोला कि जो आपकी धातु होगी वो क्या बना देगी, धातु का कोई सॉल्ट बना देगी, और साथ ही साथ आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी। HNO3 का एग्जांपल आपने देखा, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस देखा कि HNO3 सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, बाकी अन्य किसी भी मेटल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, और बाकी नाइट्रोजन के आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में समझ में आ गया होगा। मेटल्स की हमने जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी अभी तक वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके या केमिकल प्रॉपर्टी को लेके तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।